जैसे ही रमज़ान शुरू होता है बहुत सारे लोग रमज़ान के साथ साथ ये प्लान बनाते हैं कि वो वेट लॉस भी इसमें प्लान कर ले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अमूमन ये देखा गया है कि रमज़ान के महीने में अगर वेट लॉस प्लान किया जाए तो वो वेट लॉस की बजाय वेट गेन में रिज़ल्ट करता है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ख़ुराक और आपका फ़ूड ऑप्शन या आपका लाइफ़स्टाइल है। तो आज बात करेंगे रमज़ान में वेट लॉस करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस वजह से वेट लूज़ नहीं होता, कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रमज़ान में वेट लूज़ हो जाता है लेकिन कुछ अरसे बाद फिर से गेन हो जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि रमज़ान में जो भी वेट लॉस होता है जिन लोगों का, वो ट्रांजिएंट नेचर का होता है। ट्रांजिएंट नेचर का मतलब ये है कि वो वक्ती तौर पर वज़न कम हो जाता है लेकिन बाद में वो वज़न फिर से बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रमज़ान में किसी शख्स का 3 से 5 किलो वज़न कम हुआ है तो 1 से 2 माह के अंदर वो वज़न रीगेन हो जाता है। न सिर्फ रीगेन हो जाता है बल्कि उससे ज़्यादा भी हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आप रमज़ान के बाद अपने फूड चॉइसेस का या फूड ऑप्शंस का ध्यान नहीं रखते, आप ध्यान रख के खाना नहीं खाते। वज़न कम करना हमेशा से एक लाइफस्टाइल चेंज है, ना कि उसको क्रैश डाइट करके आर्जी तौर पे आप मेंटेन करें और उसके बाद फिर उस डाइट को छोड़ दें और ताकि आपका वज़न बाद में बढ़ जाए। सो ये एक मेन रीज़न होती है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है उनका ज़्यादा वेट लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम है। तो बॉडी मास इंडेक्स जिन लोगों का ज़्यादा है वो एक दफ़ा वज़न कम कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद फिर से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अगेन वजह क्या है? वजह आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। वजह आपका रमज़ान के बाद खाने को एहतियात से ना खाना है, रमज़ान के बाद भी बद एहतियाती करना है। ये तो एक तरह के लोग हैं जिनका रमज़ान में वज़न कम हो रहा है और बाद में बढ़ रहा है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनका रमज़ान में वज़न बढ़ रहा है और उसके बाद बहुत महीने लग जाते हैं उनको वापस किसी अपने वज़न पे आने पे, जो भी उनका गोल होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसमें अगेन यही वजह है कि रमज़ान में अनहेल्दी फूड खाया जाता है और इसको हम एज अ मंथ ऑफ फास्टिंग कंसिडर करने की बजाय एज अ मंथ ऑफ ईटिंग कंसिडर कर लेते हैं। और बहुत सारे घरों में ये एक प्रैक्टिस है कि रमज़ान में रेगुलरली फ्राइड आइटम्स बनाए जाते हैं, टेबल सजाए जाते हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो खाना आपने खाना है, आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं। क्या फ्राइड खाना आपके लिए डेली बेहतर है? क्या आप डेली पकौड़े, समोसे और रोल्स खाकर अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं या नहीं? क्या डेली आप मीठा पानी पी के अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं या आपका वज़न बढ़ जाएगा? ये सब आपको सोचना पड़ेगा अगर आपने रमज़ान में वज़न कम करना है। सबसे पहले तो आपने अपना गोल ये रखना है कि रमज़ान में आप जो भी खुराक लें वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, जैसे ओट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, या फिर वो प्रोटीन हो। और प्रोटीन में आप एग्स भी ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इसके साथ आप ढेर सारा फाइबर भी ऐड कर दें ताकि आपका जो है आपका स्टमक जो है वो लॉन्गर आवर्स के लिए फिल रह सके। इसके अलावा ढेर सारा आपने पानी पीना है, लेकिन वो पानी हरगिज़ मीठा नहीं होना चाहिए, ना ही वो पानी जो है वो कोई जूस होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। हाँ, कभी कभार ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे कोशिश करें कि आप रेगुलर वाटर के साथ हाइड्रेटेड रहें। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हर रमज़ान के मौसम में वो फल अवेलेबल हों। मैं उन फलों का वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि क्यूकम्बर यानी खीरा और वाटरमेलन यानी तरबूज, ये दो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके अंदर पानी का जो कमी है उसको पूरा करते हैं, आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं। और जो क्यूकम्बर है वो आपके सलाद और उसमें आ जाता है आइटम में, और जो है वाटरमेलन है वो आपकी फ्रूट के आइटम्स में आ जाता है। तो ये दो फूड आइटम्स हैं जो आप लेकर अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी खाना है उसको पोर्शन कंट्रोल में खाना है। बहुत सारे लोगों को पोर्शन कंट्रोल मुश्किल लगता है क्योंकि उसको एक मेजर्ड अमाउंट में बनाना पड़ता है, उसका जो क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसको वेट स्केल पे चेक करना पड़ता है एंड सो ऑन। बट वंस अगर आप इस रूटीन को अपना हिस्सा बना लें तो ये आपको आसान लगने लगता है। शुरू में इसको थोड़ा सा अडाप्ट करने में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि आप जब रोज़ा अफ्तार कर लें तो उसके बाद सहरी तक बार बार बिंज ईटिंग ना करें।
अक्सर घरों में क्या होता है कि जो इफ्तार के टाइम पे जो भी फूड आइटम्स बच जाते हैं वो माएँ किचन में या किसी टेबल पे रख देती हैं कि बच्चे रात को जाग रहे हैं या जो भी रात को जाग रहा है वो उसको लेके इस्तेमाल कर सके। लेकिन उससे होता क्या है कि वो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके बिंज ईटिंग करते रहते हैं और आपका अल्टीमेटली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उसका एक और नुकसान ये होता है कि आप सहरी पर ठीक तरह से खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि आप इफ्तार के बाद मुसलसल 1 घंटा आधे घंटे कुछ घंटे बाद जो है वो आप कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने इनका ध्यान रखना है। एक और बहुत ज़रूरी बात ये कि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद भी कोशिश करें कि सोने से 1-2 घंटे पहले तक आप अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सकें, बार बार पानी पिएं ताकि आप लेथार्जिक महसूस ना करें, ताकि आप कमज़ोरी महसूस ना करें और थकन महसूस ना करें। चाय को स्किप करके कोशिश करें किसी कहवे का इस्तेमाल करें। आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की हर्बल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चाय का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चाय जो है वो डायूरेटिक है और इससे आपका अल्टीमेटली आपके जिस्म में इससे पानी की कमी होती है। इससे फिर अगर आप रिप्लेस कर देते हैं विद एनी टाइप ऑफ कावा या ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी, तो उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी फ़ील नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं होगी और बहुत ज़्यादा चुस्त महसूस करेंगे।